संध्या ने कस्तूरी को बंद किया तो पारुल ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दाता हुकुम ने बोला था ना कि वो अभी बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है, क्या पता क्या बात हुई होगी उनके बीच में, और हम ऐसे अकेले उसकी सुने बिना सजा तो नहीं दे सकते। हो सकता है कि श्रेष्ठ उसके पास ना गया हो, आप तो जानती ही है वो कैसा है। अपने भरतार को रिझाना हर औरत का काम होता है, खासकर सुहागरात पर, और इसकी बहन ने जो हरकत की उसके बाद क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, ये समझेगी, फिर हमारे बेटे को अपनाएगी, फिर उसके साथ घर बसाएगी। देवरा सा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ये छोटी है पर इतनी भी नहीं। इसकी उम्र में तू भी इस घर में आकर इसको संभालने लगी थी, हमारी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। बच्ची समझकर उसकी गलती नजरअंदाज मत करो, हमने बोल दिया सो बोल दिया। उस छोरी को तब तक खाना नहीं देंगे जब तक उसकी नथ उतारी की रस्म पूरी नहीं हो जाती। संध्या ने गुस्से में ये जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसको जाते हुए बाकी औरतें परेशान नजरों से देखती रही, सबको कस्तूरी के लिए बुरा लग रहा था। सुनंदा मायूस होकर बोली, पारुल जीजी अब क्या करें हम, हमें तो बिंदनी का कोई दोष नहीं लग रहा। पहले ही रात को ऐसे अनजान शख्स को अपनाना एक छोरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब वो शख्स कभी उसकी बहन का होने वाला पति रहा हो। नंदिनी यानी कि श्रेष्ठ की काकी भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, सही कहा जीजी ने, पारुल जीजी हमको कस्तूरी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पारुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बुरा तो हमें भी लग रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब श्रेष्ठ ही आकर संध्या दीदी को समझा सकता है, क्योंकि वो उसके अलावा इस वक्त किसी की नहीं सुनेगी। उसकी बात सुनकर सुनंदा थोड़ी परेशान होते हुए बोली, श्रेष्ठ तो आज संकल्प की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट गया है, उसकी आज तारीख थी। उसकी बात सुनकर पारुल उसकी तरफ मुड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, सुनंदा ये बात आप अब हमें बता रही है, कस्तूरी पर पहले से ही संध्या जीजी शादी की जिम्मेदारी को लेकर दबाव बना रही हैं, और ऊपर से श्रेष्ठ संकल्प को लेकर आ रहा है। वो बेचारी मासूम इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ कैसे संभालेगी, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से पता नहीं श्रेष्ठ और अभिजीत के बीच में क्या तनातनी चल रही होगी कोर्ट में। हमें तो इस बात की भी चिंता सताए जा रही है, जब अभिजीत को पता चलेगा कि श्रेष्ठ ने शादी कर ली है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, सुनंदा चिंता करते हुए बोली। और उसकी बात सुनकर सबकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इतने में संध्या अपने कमरे से निकलकर उस तरफ आई और उन सबको देखते हुए बोली, तुम लोग अभी तक यहीं पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, जाओ रसोई में खाना तैयार करो। उस लड़की को खाना नहीं देना तो क्या सब लोग व्रत रखेंगे। संध्या की डांट फटकार सुनकर सब लोग किचन की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ कस्तूरी दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी। उसके पास उसका फोन भी नहीं था, क्योंकि वो शादी वाली रात उसके भगाने के वक्त टूट गया था। यह नथ उत्तर क्यों नहीं रही, इसकी वजह से हमें कितनी डांट खानी पड़ी। कस्तूरी रोते हुए नथ उतारने की कोशिश करते हुए बोली। वो खुद से ही अपनी नथ उतारने की कोशिश करने लगी, पर उससे ऐसा नहीं हुआ। उसकी नाक में दर्द होने लगा। वो दर्द में कराहते हुए बोली, ये तो हमसे निकल ही नहीं रही, हमें दर्द हो रहा है। वो बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगी। उस मासूम बच्चे को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली है। कोर्ट रूम बीकानेर कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट एक फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने श्रेष्ठ और शाश्वत बैठे हुए थे। वल्लभ उनके पास खड़ा हुआ था। श्रेष्ठ ने मजिस्ट्रेट के गंभीर चेहरे को देखते हुए सवाल किया, कह हुआ जज साहब, अब तो महारे को महारे बेटे की कस्टडी मिलेगी ना? उसके लिए तुम्हें पहले कस्टडी के सभी शर्तें पूरी करनी है, फिर तुम्हें मिलेगा अपना बेटा। कोर्ट रूम के दरवाजे से आवाज आई, जिसे सुनने के बाद उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। वहां पर श्रेष्ठ की उम्र का एक आदमी खड़ा हुआ था। सफेद कुर्ता पजामा और रौबदार मूंछों के साथ वह देखने में काफी हैंडसम था। उस आदमी ने आते ही मजिस्ट्रेट को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, खम्मा घनी जज साहब, थोड़ी देर हो गई।
मजिस्ट्रेट ने उसको देखते हुए कहा, कोई बात नहीं चौहान साहब, जाकर बैठिए। वो आदमी आकर श्रेष्ठ की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, जहां पर कुछ देर पहले शाश्वत बैठा था। वो उसको देखते ही कुर्सी से खड़ा हो गया था। उस आदमी ने मजिस्ट्रेट को देखते हुए कहा, जज साहब हमारी दी हुई मोहलत आज खत्म हो चुकी है। अब मेरे भांजे संकल्प की कस्टडी ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर को नहीं मिल सकती। अभिजीत सिंह चौहान, पहले पूरी बात जान लो जज साहब की। मैंने थारी दी हुई हर शर्त पूरी कर ली से। कल महारी शादी थी, यही शर्त रखी थी ना। तूने महारे को महारी बेटे की कस्टडी देने वास्ते। अब महारे को महारा बेटा लौटा दो। श्रेष्ठ ने अभिजीत की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसके बेटे संकल्प का मामा और राजस्थान की विधानसभा का एक मेंबर है। उसकी बात सुनकर अभिजीत का खून खौल गया। उसने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। हम ऐसे अनजान औरत के हाथ में हमारे भांजे की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। पता नहीं वो हमारे भांजे को माँ का प्यार देगी भी या नहीं। जज साहब ने उसको देखते हुए कहा, चौहान साहब आपने जो शर्त रखी थी वो पूरी कर दी है ठाकुर सा ने। अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। ऐसा करना आपको कानून के खिलाफ एक गुनहगार बना देगा। आपने भरी अदालत में यह वादा किया था कि आप अपने भांजे की कस्टडी उसके पिता को तभी देंगे जब उसकी शादी हो जाए, और अब उनकी शादी हो चुकी है तो उनको उनका बच्चा मिल जाना चाहिए। अभिजीत गुस्से में था। वो श्रेष्ठ को अपने भांजे की कस्टडी नहीं देना चाहता था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कस्टडी श्रेष्ठ के नाम पर ट्रांसफर करके उस पर साइन कर दिए थे। श्रेष्ठ, अभिजीत और बाकी लोग कोर्ट रूम से बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही अभिजीत ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, हम तुम्हें अपने भांजे की कस्टडी नहीं देंगे। तुम हमारे भांजे के बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने उसकी माँ के साथ जो किया, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हें। विधायक साहब भूलिए मत, जज साहब ने फैसला महारे हक में किया से। अब तू कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोनी जा सके से। अगर तूने ऐसा किया तो मजबूरन महारे को आपको अपने रास्ते से हटाना होगा, और ऐसा हम कैसे करेंगे थारे से बेहतर कौन जान सके से। श्रेष्ठ खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, जिस पर अभिजीत गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जिस इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पता नहीं कौन सी बदकिस्मत लड़की उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई होगी। उसको देखकर श्रेष्ठ ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उम्र में वो महारे से छोटी, घनी फुटरी और कच्चे सोने की गोली से, जिसे पिघला कर मैं किसी भी सुथरे जेवर में बदल सकूं सू। महारे छोरे की चिंता मत करो, मैं वाह छोरी को पिघला कर वाह की माँ सा भी बन सकूं सू, वाह भी सगी माँ सा से कहीं ज्यादा अच्छी माँ सा। अभिजीत दांत पीसते रह गया था। वही वल्लभ ने अभिजीत को समझाते हुए कहा, विधायक सा आपको और जिद नहीं करनी चाहिए। बाप बेटे में आना आपको शोभा नहीं देता। अभिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भरी और श्रेष्ठ को देखते हुए बोला, हमारा पीए उसको लेकर आता ही होगा। अगर हमारे भांजे के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ थोड़ा हंसते हुए बोला, घनी पुरानी धमकी दे रहा से। 20 बार सुनी से मने, कुछ तो नया सोचना चाहिए था थारे को। अभिजीत, सॉरी महारा मतलब विधायक सा। श्रेष्ठ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अब अभिजीत गुस्से में उसको जवाब देने के लिए कुछ कहने को हुआ, लेकिन इतने में उन दोनों के कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी, बापू सा, बापू सा। यह आवाज सुनकर उन लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया जहां से एक 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसके फेशियल फीचर्स देखकर साफ पता चल रहा था कि वो श्रेष्ठ का बेटा संकल्प है। उसे देखते ही श्रेष्ठ, शाश्वत और वल्लभ तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। संकल्प आते ही श्रेष्ठ को लिपटे हुए बोला, बापू सा। उसने संकल्प को अपनी गोद में उठाते हुए सवाल किया, महारे लाडा सा कैसो है? बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। आई वॉज मिसिंग यू। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला,
जिस पर श्रेष्ठ ने उसके माथे पर आए हुए बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट टू। बापू सा, हमने सुना है कि आप हमें लेने आए हैं और यह भी कि आप हमारे लिए माँ सा लेकर आए हैं। क्या ये सच है? संकल्प ने अपने छोटे से मुंह से सवाल किया, जिस पर श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ महारे लाडेस, यो सच से। और अगर तने वो माँ सा पसंद कोनी आईना तो मैं वाने थारी खुशी के वास्ते बादल भी दूंगा। उसकी बात सुनकर वल्लभ और अभिजीत दोनों ही उसको हैरानी से घूरने लगे। वो गुड़िया है जो उसे बदल दोगे श्रेष्ठ? अभिजीत ने मुंह बनाते हुए बोला। सच में? संकल्प ने सवाल करते हुए कहा। श्रेष्ठ ने जवाब में गर्दन हिला दी। अभिजीत अपना गुस्सा थूक कर संकल्प के गाल सहलाते हुए बोला, बेटा अगर तुम्हें हमारी याद आए या वहां पर तुम्हारा दिल ना लगे तो अपने वल्लभ मामा सा को बोलकर हमें फोन करवा देना, हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओक जी मामू सा, संकल्प मुस्कुराते हुए बोला और श्रेष्ठ उसे लेकर शाश्वत और वल्लभ के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिजीत ने किसी को कॉल किया। इधर जब सामने वाले ने कॉल रिसीव की तो वो विनम्रता के साथ बोला, खम्मा घनी दाता हुकुम। अभिजीत काम हुआ कए? सामने से आघात जी की आवाज आई। अभिजीत ने जवाब देते हुए कहा, दाता हुकुम काम हो गया, लेकिन हमें अभी भी नहीं लगता कि हमने अपने भांजे की जिम्मेदारी श्रेष्ठ को देकर सही नहीं किया। आपने बोला इसलिए हमने शादी की शर्त रख भी कर उसको कस्टडी देने का वादा किया, पर उसके हाव भाव से हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो शादी को सीरियस ले रहा है। उसके लिए वह लड़की सिर्फ एक मोहरा है जिसे वह जैसलमेर की राजगद्दी के मिलते ही अपनी जिंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। धीरज रखो अभिजीत, अभी मने ने वाह को राजगद्दी सौंपने का ऐलान कोनी किया। और तू अपने भांजे की चिंता मत कर, वो हमारा पोतास है। वाह के वास्ते कोई ऐसी वैसी छोरी को माँ सा बनाकर नहीं लेकर आए हम अपने घर में। आघात जी ने सामने से जवाब देते हुए कहा, जिस पर अभिजीत एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ हम जानते हैं कि आप ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की छोटी बिंदनी नहीं बनाएंगे। श्रेष्ठ बता रहा था, वो लड़की उससे काफी छोटी है और वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर उसने उस लड़की पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया ना, तो जो आप और हम सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। पत्थर दिल श्रेष्ठ के सीने में धड़कन कभी पैदा नहीं होगी, वो जानवर से इंसान कभी नहीं बन पाएगा। सामने से आघात जी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तूने कभी सतरंगी चिड़िया के बारे में सुना है? वाह के पर और रंग रूप को देखकर सब लोग वाह को पिंजरे में कैद करना चावे से, लेकिन वाह को कैद करना घना मुश्किल होवे से। वाह सतरंगी चिड़िया की तरह से कस्तूरी सिंह सिसोदिया, वाह को भी कैद करना मुश्किल से। वाह को शादी के लिए भी मजबूर किया गया था, जे वास्ते वाह छोरी श्रेष्ठ की गलतफहमी घनी जल्द दूर कर देगी। दाता हुकुम, हमें भरोसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो। हमने अपनी बहन की आखिरी निशानी श्रेष्ठ को सौंपकर कोई गलती नहीं की है, ये बात जल्द साबित हो जाएगी। अब हम फोन रखते हैं खम्मा घनी। सामने से अभिजीत ने ऐसा बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वह भी वहां से अपने पिए के साथ घर के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ दोपहर का समय गौरव महल में कस्तूरी श्रेष्ठ के कमरे में बंद थी। काफी देर रोने धोने के बाद वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आंसू साफ करते हुए बोली, कितने पत्थर दिल इंसान है इस महल के। एक नथ के लिए हमारा खाना बंद कर दिया, परसों से हमने ठीक तरह से खाना नहीं खाया, किसी को हमारी चिंता नहीं है। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े उसके हैंड बैग पर पड़ी, जो कि वो अपने मायके से आते समय अपने साथ लाई थी। उसे खोलकर देखने पर उसको उसमें से एक चॉकलेट का बॉक्स मिला, जिसे खोलकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसकी भूख थोड़ी शांत हुई तो वो एक गहरी सांस लेते हो बोली, कान्हा जी हम कितने समझदार हैं। अच्छा हुआ जो हमने आते वक्त अपनी कैंडिस और चॉकलेट अपने बैग में डाल ली, वरना ये लोग तो हमें भूख से ही मार देते। गलती दीदी ने की तो उसकी गलती की भरपाई भी हम कर चुके हैं, फिर भी हम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। वो ऐसे ही उन लोगों को कोसते हुए चॉकलेट खा रही थी। इधर रसोई में दोपहर का खाना बना रही घर की औरतें उसकी चिंता कर रही थी। सुनंदा ने चिंता करते हुए कहा, ये श्रेष्ठ अभी तक आया क्यों नहीं? जब तक वह नहीं आएगा
बेचारी बिंदनी को संध्या जीजी खाना भी नहीं खाने देंगी। ऐसे बेचारी को कब तक भूखी रखेंगी वो। सही कहा जीजी, हमें तो बेचारी बिंदनी पर तरस आ रहा है। उसकी बात में हामी भरते हुए नंदिनी भी बोली। तभी शुभी उन दोनों को देखते हुए बोली, काकी सा ताई सा घर पर नहीं है, क्या हम चुपके से भाभी सा को खाना दे आए। उसकी बात सुनकर सब औरतें उसको घूर कर देखने लगी। पारुल ने उसको समझाते हुए कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत शुभी, वरना संध्या जीजी उसके साथ साथ तुम्हें भी बंद कर देगी कमरे में। और तुम्हें पता है ना, दाता हुकुम के अलावा वो और कोई नहीं है जिनकी बात वो सुनती है। जब तक तुम्हारे बापू सा वापस नहीं आएंगे तब तक तुम्हें भी कमरे में बंद रहना पड़ेगा। शुभी का चेहरा उतर गया, जिसे देखकर पारुल ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, उदास मत हो छोरी, हम लोग बिंदनी की मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उसका भरतार यानी श्रेष्ठ तो कर सकता है। वो चाहे पत्थर दिल ही सही हो, पर किसी इंसान को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी घर के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई, जिन्हें सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। श्रेष्ठ की मां सुनंदा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कि पारुल जीजी श्रेष्ठ आ गया। सिर्फ वही नहीं, हमारे घर का चिराग भी आया है। बिंदिनिया खाना लेगी, तुम और नंदिनी हमारे साथ चलो, संकल्प का स्वागत करते हैं। शुभी जाकर मंदिर से आरती की थाल लेकर आओ। पारुल ने उन सब को देखते हुए ये सब कहा तो वो सभी उसके कहे अनुसार सारे काम करने लगी। इधर श्रेष्ठ संकल्प को गोद में उठाकर शाश्वत और वल्लभ के साथ घर के दहलीज पर पहुंच चुका था। उसको देखकर सुनंदा, पारुल, नंदिनी तीनों बहुत ही खुश हुई। खम्मा घनी दादी सा, उस छोटे से बच्चे ने अपने हाथ जोड़कर उन सब को देखते हुए ये कहा तो सबके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। शुभी आरती की थाल लेकर वहां आई और पारुल को देखते हुए बोली, मां सा आरती। पारुल ने आरती उतारी और संकल्प को लेकर श्रेष्ठ घर के अंदर आ गया। सब लोग संकल्प से मिलने लगे। कुछ देर पहले उनके चेहरे पर कस्तूरी की वजह से जो चिंता की लकीरें छाई हुई थी वो अचानक से गायब हो गई। इन सब के बीच में श्रेष्ठ का ध्यान कस्तूरी और संध्या पर गया, जो कि वहां पर नहीं थी। श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस लेते हुए सवाल किया, ताईसा यो संध्या ताईसा कट्ठे से, और वो छिपकली आपकी छोटी बिंदनी कट्ठे पर है। उसका नाम सुनते ही सब औरतों के चेहरे गंभीर हो गए। पारुल ने गंभीर स्वर में उसको जवाब देते हुए कहा, संध्या जीजी भानु भाई सा के घर गई है और जाते जाते तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे कमरे में बंद करके गई है। उन्होंने हम सबको वार्निंग दी है कि जब तक उसकी नथ उतराई की रस्म नहीं हो जाती तब तक उसे कोई खाना नहीं देगा। श्रेष्ठ एक गहरी सांस ली और संकल्प की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, महारे को लगा था कि संकल्प वापस घर आ गया से तो सब लोग घने खुश होंगे, लेकिन घर में तो मातम पसरा हुआ से और संध्या ताईसा को अच्छी तरह से बेरा से कि मने रीति रिवाज पर विश्वास कोनी से फिर भी ऐसा किया। तुम्हारे विश्वास के चक्कर में उस बेचारी छोरी को अन्न का एक दाना भी नहीं खाने दिया जीजी ने, और तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी वजह से भूखी है। अरे क्या कमी है बिंदनी में, क्यों नहीं उसको अपना लेता। सुनंदा उस पर बिगड़ते हुए बोली, जिस पर श्रेष्ठ अपने दोनों हाथ पीछे बंधे और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मासा एक लुगाई जब अपनी तकलीफ भरे दिनों से गुजर रही होवे से तो वाह का भरतार वाह के करीब जावे कई यो होवे से। मने कोनी पता था कि संध्या ताईसा इतनी बड़ी लापरवाह होगी, जो कि कारण भी पूछना जरूरी नहीं समझे कि क्यों हम दोनों के बीच में कुछ कोनी हुआ। उसकी बात सुनकर सुनंदा पारुल दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पारुल सुनंदा को देखते हुए बोली, हमने तो संध्या जीजी को समझाने की कोशिश की थी कि उस बेचारी पर ऐसे अत्याचार ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो उसकी, लेकिन उन्होंने तो सुनना भी जरूरी नहीं समझा। बेचारी को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। हम अभी जाकर उसको खोलते हैं, जीजी अब नहीं रोक पाएंगी हमको। श्रेष्ठ पारुल को रोकते हुए कहा, ताईसा आप कुछ मत कीजिए, सुबह से वो कमरे में बंद से, अब तक तो आपको देख लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं देखा। मैं जाकर वाह को देख लेता सू। इतना बोलकर श्रेष्ठ वहां से अपने कमरे में गया और दरवाजा खोला, जिसकी आवाज सुनकर कस्तूरी, जो कि एक तरफ दीवार से लगकर खड़ी,
चॉकलेट खा रही थी। उसने चॉकलेट अपने पीछे छुपा ली। लेकिन उससे क्या होने वाला था? उसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। श्रेष्ठ धीमे कदमों से चलता हुआ अंदर आया और उसे एक दीवार से ऐसे चिपका हुआ देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसे देखकर कस्तूरी घबरा गई थी। श्रेष्ठ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यो तू अट्ठे छिपकली की तरह दीवार क्यों चिपकी हुई से? उसको देखकर कस्तूरी की सांस सूख गई थी। उसने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन श्रेष्ठ की नज़र उसके होठों पर लगी हुई चॉकलेट पर पड़ चुकी थी। वो उसके करीब आया और एक हाथ उसकी बगल में दीवार पर लगाकर उसके ऊपर झुक गया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी सिकुड़ती जा रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। श्रेष्ठ मुंह बनाकर बोला, बाहर सब लोगों को लग रहा से कि तू भूखी प्यासी अंदर बैठी से, लेकिन अट्ठे तो थारी चॉकलेट पार्टी चल रही से। कस्तूरी के हाथों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। वो उसे देखकर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मुंह बनाते हुए बोली, आपके घर वालों ने हमें यहाँ बंद कर दिया क्योंकि हम ये नथ नहीं उतार पाए और हमें खाना भी नहीं दिया, तो हम क्या करते? श्रेष्ठ ने उसके पीछे उसका हाथ खींचकर उस उंगलियों को सख्त कर लिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की धड़कन हद से ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल कभी भी निकलकर हाथ में आ सकता था। उसको देखकर श्रेष्ठ ने उसके होठों से चॉकलेट अपने अंगूठे से साफ की और उसे भी सख्त कर लिया। उसकी हरकतें उस मासूम कस्तूरी के दिल को तेजी से धड़का रही थी। श्रेष्ठ ने उसकी नथ को देखते हुए कहा, थारे को पता भी सै कि नथ उतराई का मतलब कए होवे से? कस्तूरी मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, मतलब नथ उतारना, और ये हमसे नहीं उतर रही। श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और फिर हल्के मुस्कुराते हुए बोला, दे मैं उतार देता सूजे को। उसने नथ उतारने के लिए उसे छुआ कि कस्तूरी दर्द से कराहते हुए उठी। उसके मुंह से निकला, आह मत करिए, दर्द हो रहा है। श्रेष्ठ आगे कुछ बोलता या करता कि इतने में संकल्प की आवाज आई, बापू सा, बापू सा। वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर आया तो उसे देखकर श्रेष्ठ कस्तूरी को छोड़कर उसके पास चल गया। उसने संकल्प को गोद में उठा लिया। कस्तूरी उसे देखकर सवाल करते हुए बोली, ये कौन है? जे छोरा महारा से और इब से थारा भी, श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा। जिस पर कस्तूरी हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, हे कान्हा जी, बच्चा, आप एक बच्चे के बाप है। क्यों थारे को कोनी पता से? श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए सवाल किया। कस्तूरी सोच में पड़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इतने में संकल्प कस्तूरी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये हमारी माँ है? श्रेष्ठ ने उसको जवाब देते हुए कहा, हाँ महारे लाडले, यही से वो। संकल्प की नज़र कस्तूरी के हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट पर पड़ी जो उसने आधी खाई थी। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके पास चॉकलेट है, यह आप हमारे लिए लेकर आई? ऐसे अनजान बच्चों को ना चाहते हुए भी कस्तूरी कुछ नहीं बोल पाई। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर वो सब कुछ भूल गई। उसने अपने चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने करते हुए कहा, यह मेरी झूठी है, इनमें से कोई ले लो। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, क्या हम ये सभी ले सकते हैं? उसके मुंह से मम्मी शब्द सुनकर कस्तूरी को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। जिसे श्रेष्ठ ने नोटिस किया तो वो उसे डांटते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, कहे हुआ और टाबर थारे को कुछ बोल रहा से, तू चुप क्यों से? जितना प्यार उसको उस मासूम पर आ रहा था उतना ही उसको श्रेष्ठ से डर लग रहा था, लेकिन वो उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने पूरा डब्बा संकल्प को देते हुए कहा, ये लो, खा लो। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हो मम्मी, थारे को यो माँ पसंद आई? श्रेष्ठ ने सवाल किया। संकल्प ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी बात सुनते ही कस्तूरी के मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वो मन में खुद से बोली, यह एक बच्चे के बाप है। क्या ये बात घर में सबको पता थी? क्या दादी को भी इस बारे में पता है? अगर दादी सा को इसके बारे में नहीं पता होगा
और अब उनको पता चल गया तो वह घर में सब पर गुस्सा करेगी और सब हमें गलत समझेंगे। कई सोच रही से, म्हारे बेटे के बारे में सोच रही से? श्रेष्ठ ने सवाल किया। तो कस्तूरी उसको असमंजस में देखने लगी। उसको धमकी भरे अंदाज में श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, यो म्हारा बेटा से, थारी बहन शादी के बाद यो की भी जिम्मेदारी निभाने वाली थी, तो अब अपनी बहन की जगह थारे को यो जिम्मेदारी निभानी से। तू इसको वाह की माँ की तरह प्यार दोगी। अगर प्यार में जरा सी भी कमी आई ना तो मैं सारी कमियां अच्छी तरह से पूरी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी डर गई। उसने मन में खुद से कहा, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाए। अगर मुझे चूक हुई तो ये लोग मुझे वापस मेरे मायके भेज देंगे और वहां पर काका काकी और ताऊ ताई मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। हे कान्हा जी, ये बच्चा भी हमारी तरह मासूम है, हमारी मदद करना, हम इसका एक माँ की तरह ध्यान रख पाए। कस्तूरी ऐसे ही सोच में डूबी हुई थी और उसे देखकर श्रेष्ठ ने सवाल किया, अब अटठे खड़ी खड़ी कै कर रही से, चलो बाहर खाना खाओ। कस्तूरी ने होश में आकर उसको देखते हुए सवाल किया, खाना? पर हमें तो खाना देने से मना किया है जब तक हम यह नथ नहीं उतार देते। श्रेष्ठ कस्तूरी को देखते हुए बोला, मैंने थारे को कल भी बोला था, जय बात हम कहें थारे को वही करना से। मैं थारा पति सू और एक अच्छी पत्नी होने के नाते थारे को म्हारी हर बात माननी से। कस्तूरी उसकी बात में सिर हिलाकर वहां से जाने लगी तो श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इस चॉकलेट को यहीं पर खत्म करो, फिर जाना। मम्मी आप एक और चॉकलेट ले लो, हम दोनों ये डब्बा खत्म करेंगे फिर खाना खाने जाएंगे। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कस्तूरी से जब ये कहा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने संकल्प को गोद में लिया और वह दोनों बेड पर बैठकर चॉकलेट खाने लगे। उन दोनों की ऐसी हरकत देखकर श्रेष्ठ ने दोनों को देखते हुए मन में कहा, बावली पूछ, एक बच्चे को संभालने के लिए दूसरे बच्चे को बोल दिया, मैं भी पागल सू। श्रेष्ठ ने उनको डांटते हुए गुस्से में कहा, दांत खराब करने से थम दोनों को, और तू छिपकली, थारे को इसकी माँ बनने के लिए बोला से, दोस्त बनने के लिए कोनी। गोद में उठा या को और छोड़ यो सारी चॉकलेट, निकलो दोनों अटठे से। श्रेष्ठ से डर के संकल्प कस्तूरी को लिपट गया और कस्तूरी भी डर के मारे संकल्प से लिपट गई। उसने संकल्प को गोद में उठाया और अपने भारी से घाघरे को संभालते हुए कमरे से बाहर चली गई। श्रेष्ठ अपना सर झटकता रह गया। कस्तूरी जैसे ही संकल्प को लेकर बाहर आई, उसको संध्या मिली। वो उसको देखकर गुस्से में बोली, तू बाहर कैसे आई? तुझे तो हमने अंदर बंद किया था। बड़ी दादी सा खम्मा घनी, संकल्प मुस्कुरा कर बोला। जिसको देखते ही संध्या ने उसका सिर सहलाया और जवाब देते हुए बोली, लाडैसा, तू आ गया, कैसा है? बहुत ही प्यारा, आपकी तरह, संकल्प ने जवाब दिया। वो लगभग हर इंसान को ऐसे ही जवाब देता था जो उसको उसका हाल चाल पूछता था। और संध्या कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद फिर से कस्तूरी पर बिगड़ते हुए गुस्से में बोली, तुझसे हमने कुछ पूछा है? तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो हमने कमरे में बंद किया था। तभी कस्तूरी के पीछे से श्रेष्ठ की आवाज आई, इसे हमने निकाला है ताईसा। उसकी आवाज सुनकर संध्या ने गुस्से में कहा, यह क्या बावलापन कर रहा है तू? इस छोरी के नखरे देखे तूने, तुझे अपने करीब नहीं आने देती। अपनी बहन की तरह इसको भी भगाना होगा। मासिक धर्म चल रहा से, जय वास्ते हम दोनों ने कुछ नहीं किया, श्रेष्ठ ने संध्या को देखते हुए जवाब दिया। तो वह चुप हो गई। वही कस्तूरी की आंखें हिरनी से बड़ी हो गई और वह मन में खुद से बोली, इनको कैसे पता चला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं? वो असमंजस में श्रेष्ठ को देख रही थी। संध्या श्रेष्ठ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे अपनी ताई से बात कर रहा है, वह भी अपनी लुगाई के सामने। इसमें काई बात की शर्म? जब थे ने हम दोनों पति पत्नी की बीच की बात सबके सामने ला दी और म्हारे का मजबूरन सबको यो के बारे में बताना पड़ा। आपने म्हारे को जय वास्ते मजबूर किया से, श्रेष्ठ मुंह बनाते हुए बोला। जिस पर संध्या कस्तूरी को देखकर उस पर बिगड़ते हुए बोली, इसके मुंह में क्या जबान नहीं है? यह नहीं बता सकती थी यह बात?
श्रेष्ठ उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ताइसा आप भूल रही हो, ताउसा ने काई बोला था। यो अभी छोटी से, या को इतनी समझ कोनी से, इसे समझाने में समय लगेगा, इस पर हम इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं थोप सकते। एक दिन हुआ नहीं इस लड़की को इस घर में आए हुए, और तू इसकी तरफदारी भी करने लगा। जोरू का गुलाम बनने वाले लक्षण दिख रहे हैं तुम में, देखना ये लड़की तुम्हें पागल बनाकर भाग ना जाए। मुझे तो इस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। संध्या मुंह बनाते हुए जब ये बोली, तो श्रेष्ठ एक नज़र कस्तूरी की तरफ देखता है और फिर संध्या को देखते हुए बोला, पर महारे को इस पर पूरा भरोसा है, ये कहीं नहीं भागेगी। श्रेष्ठ भरोसे के साथ बोल रहा था और उसको ऐसे खुद पर भरोसा करते हुए देखकर कस्तूरी ने अपने मन में खुद से कहा, कल तो मुझे इतना डांट रहे थे, आज मेरी तरफदारी कर रहे हैं, आखिरकार इनके मन में है क्या। इतने में वहां पर सुनंदा आई और उन लोगों को देखते हुए बोली, आप लोग अभी तक यहीं पर खड़े हुए हो, खाना लग गया है। सुनंदा की बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए कहा, मासा आप संकल्प को लेकर जाए, कस्तूरी को और महारे को अकेले में कुछ बात करनी से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी मन में खुद से बोली, मुझे क्या बात करनी है इनसे। सुनंदा संकल्प को लेकर वहां से चली गई। संध्या भी कस्तूरी को गुस्से में कोसते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद श्रेष्ठ में कस्तूरी का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया और फिर उसकी भूरी आंखों में देखते हुए बोला, पूछ के पूछना से थारे को, मुझे कुछ नहीं पूछना, कहकर कस्तूरी ने डरते हुए ना में सिर हिलाया। श्रेष्ठ अपनी उंगलियों से उसकी गाल को हल्के से छूते हुए बोला, थारी जुबान थारे हाव भाव से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही से। महारा नाम ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर से, हम उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेते हैं, दिमाग में जितने भी सवाल से फटाफट बोल। उसकी ऐसी हरकतों से कस्तूरी बहुत ही घबराई हुई थी। वो हड़बड़ा कर बोली, मुझे कुछ नहीं बोलना। एक और झूठ, महारे को झूठ से सख्त नफरत से, श्रेष्ठ गुस्से से बोला। जिस पर कस्तूरी ने हड़बड़ा कर सवाल किया, मुझे पूछना था कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। श्रेष्ठ उससे दूर हुआ और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, पूरी रात दर्द में करहा रही थी, वो भी अपना पेट पकड़कर। एक बच्चे का बाप सू काई इतना भी नहीं जानता कि एक लुगाई ऐसा कदी करती से। कस्तूरी ने एक गहरी सांस ली और फिर सवाल करते हुए बोली, आप शादीशुदा हैं, आपका एक बच्चा भी है, पर आपकी पत्नी कहाँ है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़कर गुस्से में कहा, बोलने का मौका दिया था और तूने तो अपनी जुबान कैंची की तरह चलाना शुरू कर दिया। महारी पत्नी के बारे में आज के बाद अपने मुंह से एक भी शब्द निकलाना तो यो कैंची की तरह चलने वाले जुबान को कैंची से काट दूंगा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के पूरे बदन में डर के मारे कपकपी दौड़ गई। वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी नम आंखें बस डर के मारे बंद हो गई थी। जिसे देखकर श्रेष्ठ हंसते हुए बोला, लगता है थारे को गलतफहमी हो गई। मैंने थारी साइड ली तो थारे को लगा कि मैं थारे को अपनी पत्नी मान लूंगा। कभी नहीं कस्तूरी, तू महारी पत्नी कोनी से और ना ही कभी बन सके से। यो घर में बहुत से नौकर से, तू भी खुद को उन्हीं में शामिल कर लेना, पर थारी नौकरी यही होगी कि थारे को महारे टाबर को संभालना से और महारी पत्नी बनने का नाटक करना से। बदले में थारे को 2 वक्त का खाना और चैन की जिंदगी मिलेगी। उसकी बात सुनकर कस्तूरी की आंखों से आंसू की धारा बह गई। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुस्कुराते हुए बोला, इन आंसुओं से महारे को फर्क ना पड़ेगा और शायद संध्या ताइसा को भी ना पड़ेगा। जय वास्ते अपनी आंखों को आंसुओं से खराब मत कर, चुपचाप महारी बात मानकर वही सब करो जो मैं बोल रहा सू। कस्तूरी ने अभी भी अपनी आंखें डर के मारे बंद की हुई थी। जिसे देखकर श्रेष्ठ थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, सुना तूने या ना। कस्तूरी ने अपनी आंखें खोली और डर से कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। जिसे देखकर श्रेष्ठ खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, महारे को औरतें और मर्दों दोनों में फर्क करना नहीं आता। जब भी वह दोनों में से कोई भी गलती करे से तो मैं बराबर सजा देता सूं। जय वास्ते तू भी यो सोचकर गलती मत कर बैठना कि थारे को छोरी समझकर माफ कर दिया जावेगा। इतना बोलकर उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर रास्ते की तरफ धकेल दिया।
कस्तूरी गिरने ही वाली थी कि तभी किसी मर्द ने उसको संभाल लिया। उसकी टच से कस्तूरी और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो काफी टच सेंशुअल था। उसके कानों में निरंजन की आवाज पड़ी, छोटी संभाल कर। यह आवाज सुनते ही कस्तूरी घबराहट के मारे जैसे तैसे खुद को संभाल कर और वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। निरंजन को जाते हुए लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मन में खुद से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की, वह भी इस श्रेष्ठ सिंह तोमर को मिली। बहुत ही बुरी किस्मत है बेचारी की। लगता है मुझे ही इसकी किस्मत को बदलना पड़ेगी। उसके दिमाग में शैतानी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कस्तूरी को जाते हुए देखकर श्रेष्ठ ने अपने मूंछों को सेट करते हुए खुद से मन कहा, महारे को बहकाने की कोशिश कर रही थी। श्रेष्ठ सिंह तोमर को बहकाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, और तू छोटी सी छिपकली, थारे को तो मैं एक हाथ से मसल दूंगा। श्रेष्ठ सबके सामने कस्तूरी के साथ उसके पति होने का नाटक कर रहा था, लेकिन सच कस्तूरी जानती थी। वो जब रसोई के पास डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो वहां पर घर के मर्द खाना खा रहे थे। उसे देखते ही संध्या ने उसको आंखें दिखाते हुए बाहर रुकने का इशारा किया, तो वह बेचारी वहीं रुक गई। लेकिन संकल्प की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह उसे पुकारते हुए बोला, मासा, आप वहां क्यों रुक गई? यहाँ आए हमारे पास। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान कस्तूरी की तरफ चला गया। ऐसे घर के सभी मर्दों को अपनी तरफ देखते हुए जब कस्तूरी ने पाया तो वह थोड़ी घबरा गई। संकल्प शाश्वत के साथ बैठा हुआ था। वह अपनी कुर्सी से उतरा और कस्तूरी से जाकर लिपट गया। कस्तूरी ने उसको गोद में उठा लिया। उन दोनों को देखकर शाश्वत ने मुंह में बुदबुदाते हुए कहा, एक आंधी एक कोडी, यो दो बच्चों की जोड़ी। कस्तूरी और संकल्प को देखकर पारुल ने उनके पास आकर कहा, बिंदनी तुम इसको लेकर हमारे साथ चलो। वो उसे लेकर हाल में आई और वहीं पर उन दोनों का खाना भेज दिया। कस्तूरी संकल्प को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। अपने कमरे से निकलकर उस तरफ आ रहे श्रेष्ठ ने जब कस्तूरी को दिखा तो उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। उसने मन में खुद से कहा, मने काबू करने के लिए महारी जिंदगी में छोरी लाना चाहते थे। आ गई छोरी, लेकिन काबू में तो महारे ही सेना। वह भी अपने घर के बाकी मर्दों के साथ आकर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद निरंजन भी उस तरफ आया तो उसकी नज़र भी कस्तूरी पर जमी हुई थी, जिसे देखकर उसकी पत्नी कुसुम, जो कि डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी, उसने मन में खुद से कहा, ये अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आते ही शुरू हो गए। हमें कस्तूरी को इनसे सावधान रहने के लिए बोलना होगा। खाना खाने के बाद सारे मर्द वापस अपने अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद सभी औरतों ने खाना खाया और जब सब खाने से फ्री हो गई, हाल में बैठे कस्तूरी, जो कि संकल्प के साथ खेल रही थी, सब औरतें वहां पर आई। संध्या ने उसको देखते हुए कहा, 5 दिन बाद भी अगर यह नथ नहीं उतरी तो तुम्हारी जगह घर की बिंदीनी से नौकरानी की हो जाएगी, तो याद रखना, गिनती मत भूलना। कस्तूरी अभी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने संध्या की यह बात सुनी, उसके चेहरे की सभी भाव बदल गए और मायूस हो गई। संध्या वहां से अपने कमरे की तरफ आराम करने के लिए चली गई। उसके जाते ही उसकी बाकी सासें पारुल, सुनंदा और नंदिनी कस्तूरी के पास आई। उसका सिर सहलाते हुए कहा, बिंदनी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे ताया ससुर दाता हुकुम वापस नहीं आ जाते, तब तक इस घर के 3 सदस्यों को गलती से भी गुस्सा मत दिलाना। कौन से 3 लोग? कस्तूरी ने सहजता से सवाल किया, तो सुनंदा में जवाब देते हुए कहा, पहले तुम्हारा भरतार और दूजा उसका छोटा भाई शाश्वत और तीसरी संध्या जी। इन सब से जितना हो सके अच्छे से पेश आना, जैसा ये बोले वैसा ही करना। हाँ बिंदनी, वरना ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और स्वरूपंखा बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। नंदिनी थोड़ा मजाकिया लहजे में बोली, जिसे देखकर कस्तूरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसको देखकर पारुल ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत ही प्यारी लगती हो, किसी की नज़र ना लगे। संकल्प कस्तूरी की गोद में सो चुका था। उसे देखकर सुनंदा ने सवाल किया,
अगर तुमसे संकल्प को संभालने में कोई मुश्किल आए तो हमें बता देना। अभी तुम इसको अपने कमरे में ले जाओ। कस्तूरी ने हाँ में सिर हिलाया और संकल्प को अपने कमरे में ले गई। बाकी औरतें भी अब बचा हुआ कुछ काम करने लगी। दूसरी तरफ जीटी पेट्रोलियम इंडस्ट्री तोमर फैमिली 3 तरह के बिजनेस करती थी। तेल का व्यापार, चूना पत्थर और सीमेंट फैक्ट्री और होटल मैनेजमेंट का बिजनेस। वह पूरे राजस्थान में फैली हुई बिजनेस इंडस्ट्रीज थी। आज उनके पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऑफिस श्रेष्ठ, वल्लभ और शाश्वत के साथ अपने केबिन में मौजूद था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसका पूरा ध्यान उस फाइल में था। उसके सामने बैठे हुए शाश्वत और वल्लभ दोनों काफी गंभीर नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर छाए हुए भावों से पता चल रहा था कि वो श्रेष्ठ के फाइल पढ़कर कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद शाश्वत ने सवाल किया, भाई साहब भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकाल कर ले गया वो राजावत और आपने कुछ भी कोनी करने दिया। यो वा का काम कोनी से बल्कि इनाम से ताकि वो महारे और जैसलमेर की राजगद्दी में ना आए। श्रेष्ठ ने वा को देखते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर शाश्वत और वल्लभ दोनों को थोड़ा सुकून महसूस करने वाले ही थे कि इतने में श्रेष्ठ का फोन बज उठा। उसकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर कॉल रिसीव की तो सामने से गुस्से में भरी आवाज आई, तुम खुद को समझते किया हो श्रेष्ठ? हम क्या भिखारी है? एक तो तने हमने इतनी बड़ी डील सौंप दी, ऊपर से तू महारे से ऐसे बात कर रहे हो। लागे से थारी उम्र बढ़ाने के साथ साथ थारा मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा से। श्रेष्ठ राजावत को जवाब देते तिरछा मुस्कुराया। सामने से फिर राजावत की गुस्से में भरी आवाज आई, अभी तक तुम जैसलमेर की राजगद्दी पर बैठे नहीं हो, इसलिए इतनी अकड़ मत दिखाओ ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। मंजिल अभी बहुत दूर है। महारी मंजिल के रास्ते में आने वाले हर कांटे को अपने रास्ते से बेरहमी से हटाऊंगा। जे वास्ते तने पहले ही वार्निंग दे रहा सू, आसानी से हट जाओ क्योंकि महारी बेरहमी सहन करना थारे वास्ते सहन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन से। श्रेष्ठ ने ईवल स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहा, जिस पर सामने से राजावत गुस्से में बोला, जैसलमेर की गद्दी सिर्फ हमारी है और तुम उस पर कभी नहीं बैठ पाओगे ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। श्रेष्ठ अचानक से गंभीर हो गया था। उसको ऐसे देखकर शाश्वत ने सवाल किया, कई हुआ भाई सा, आप ऐसे अचानक से गंभीर क्यों हो गए? कई बोल रहा था वा राजावत? कुत्तों का काम भौंकना होवे से और वो भी भौंक रहा से। श्रेष्ठ ने जवाब दिया तो सामने से वल्लभ बोला, कुत्तों का काम काटना भी होवे से ठाकुर सा यो कुत्ता कट्ठे काटने के लिए पीछे ना पड़ जाए। चिंता कोनी करो वल्लभ, हम जे कुत्ते का इलाज भी ढूंढ लेंगे। राजावत को तोहफा नहीं चाहिए तो वहाँ से वापस छीन लो। इब शाम होने वाली से, यो काम खत्म करके तुम लोग घर वापस चले जाओ। मैं रात को देरी से ही आऊंगा या शायद आज बाहर ही रहूंगा। भाई साहब वाह छोरी को आपके बारे में बताना सके? शाश्वत ने सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए जवाब दिया, वाह को जे बारे में बताने की कई जरूरत? वाह महारी लुगाई कोनी से, भूल तो कोनी गए कि मने वा से राजगद्दी के वास्ते शादी की से। मने देरी हो रही से चंदा महारा कितने दिन से इंतजार कर रही से मने वा से मिलने का मौका कोनी मिला, जे वास्ते आज मैं वा के पास ही रुकूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर वल्लभ ने शाश्वत से सवाल किया, कई ठाकुर सा हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे का कई मतलब वल्लभ भाई सा? शाश्वत ने सवाल किया तो वल्लभ ने जवाब देते हुए कहा, महारा मतलब सोनपुरी जाकर चंदा से मिलना। अब तो इनकी शादी हो चुकी से। शाश्वत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई सा हम इस बारे में ना श्रेष्ठ भाई सा को कुछ बोल सके से और ना ही बोलना चावे से। जे उनकी जिंदगी से वो अपने तरीके से जीना चावे से तो जी सके से। हमें हमारा काम खत्म करके घर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर वल्लभ का चेहरा उतर गया और वो एक गहरी सांस लेकर उसके साथ वहां से अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। सोनपुरी रेड लाइट एरिया जैसलमेर का सबसे बदनाम और रंगीन इलाका। यहाँ सिर्फ नाचने वालियां ही रहा करती थी। बड़े बड़े मैखाने जिसमें बहुत से ठाकुर और अमीर लोग अपने दिल बहलाने आया करते थे।
रज्जो बाई एक निर्दयी और खतरनाक औरत थी जो कि इस पूरे इलाके को कंट्रोल करती थी। चंदा जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो, एक खूबसूरत नाचने वाली जिसके लिए ये जगह पिछले 5 सालों से मशहूर थी जब से वो यहाँ आई थी। यहाँ की सबसे मशहूर नाचने वाली थी। भला की खूबसूरती, इनकी अदाओं से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। कोई मंत्री हो या कोई संतरी, सब रात होते ही इनके कदमों में नजर आते थे। श्रेष्ठ की गाड़ी हमेशा इस मोहल्ले उस घर के बाहर आकर रुकती थी जिसमें चंदा कुछ नाचने वालियों के रहा करती थी। आज भी श्रेष्ठ की गाड़ी वहीं रुकी और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। कई नाचने वालियों के लिए उसकी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी जिसे वो पाना तो चाहती थी पर नहीं पा सकती थी। कई तो इस कोशिश में भी रहती थी कि बस एक रात ही सही पर वो श्रेष्ठ के साथ रह पाए। वो उसको रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी पर आज तक कोई भी उसे फंसा नहीं पाई थी क्योंकि वो यहाँ पर चंदा के लिए ही आया करता था। आज भी श्रेष्ठ अंदर चंदा के कमरे की तरफ जा रहा था जिसे देखकर कई नाचने वालियां उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी पर वो सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे चंदा के कमरे में चला गया। ये देखकर वहां की सारी लड़कियों ने अपना मुंह बना लिया। चंदा का पूरा कमरा चमक दमक वाले चीजों से सजा हुआ है जैसे आमतौर पर नाचने वालियों का होता है। इस वक्त चंदा अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। श्रेष्ठ अंदर आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया जिसे देख चंदा उसे मिरर के जरिए देखकर मुस्कुराने लगी। तो आपने महारी याद ही गई ठाकुर सा, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो बहुत ही आदा से उठकर श्रेष्ठ की ओर बढ़ी कि श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तू कोई भूलने वाली चीज से कहे चंदा जो को याद किया जाए। चंदा अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए बोली, वाह री महारी किस्मत जो किसी को ना मिल सके से, वाह महारे इतने करीब से कि बात हो गई ठाकुर सा, जो शादी होने के बाद आपने अट्ठे आना पड़ा से। श्रेष्ठ ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर उससे बोला, इतने दिन थारे से दूर था तो घनी याद आ रही थी थारी। चंदा ने अदाएं दिखाते हुए उसको बिस्तर पर लिटा दिया और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरने लगी। वो उसके ऊपर झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ब्याह के वक्त तो महारी याद को नहीं आए, ईब महारे पास करने आए हो आप, अपनी लुगाई के पास जाओ, वाह के साथ अपना मन बहलाओ। वाह महारा मन बहलाने के कबिल कोनी से, वाह तो एक मोहरा से जो मने महारी मंजिल तक पहुंचाएगा, महारी राजगद्दी तक। जब वाह की जरूरत खत्म तो जे शादी भी खत्म। ये बोलते हुए श्रेष्ठ ने उसे पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत से चंद के मुंह से ठंडी आह निकली। श्रेष्ठ चंदा के बेहद करीब था। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मने थारे से साथ अकेले में वक्त बिताना से, कुछ बात करनी से। चंदा ने उसको खुद से दूर करते हुए कहा, आप और आपकी बातें, चलो अट्ठे से, कहीं रज्जो ने आपकी बातें सुन ली तो महारी जान को आफत आ जाएगी। वो दोनों बेड से उतरे और कमरे से बाहर आ गए। बाहर खड़ी दूसरी नाचने वालियां बेसब्री से श्रेष्ठ के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। श्रेष्ठ अपनी बाजू को फोल्ड करके घर से बाहर निकल गया। चंदा भी उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में गए और दोनों ने वहां पर खाना खाया। वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे। श्रेष्ठ खाना खाने में मग्न था। आसपास से गुजर रहे लोग चोरी छुपे उनको देख रहे थे, लेकिन वो दोनों उनको इग्नोर करके आराम से खाना खा रहे थे। जब उन दोनों का खाना हो गया तो श्रेष्ठ ने बिल पे किया और चंदा को देखते हुए बोला, चलो अब अट्ठे से। वो जहां जहां चंदा को लेकर जा रहा था, चंदा उसके साथ चुपचाप जा रही थी। आखिर में वो दोनों एक रेत के टीले पर पहुंचे, जहां पर उन दोनों के अलावा बस चंद की रोशनी थी, जो रात के अंधेरे में उसे रेत के टीले के मैदान को जगमगा रही थी। चंदा अपनी टांगे पसार कर बैठी हुई थी और श्रेष्ठ ने उसकी गोद में से रखा हुआ था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तो बताइए ठाकुर सा, आपको महारे से कई बात करनी थी, ईब हम दोनों अकेले से। श्रेष्ठ कुछ देर चुप रहा। उसे ऐसे चुप देखकर चंदा ने फिर से सवाल किया,
ठाकुर सा मैंने आपसे कुछ पूछा से, जवाब दीजिए कई बात से। श्रेष्ठ ने आसमान में चमक रहे चांद को देखते हुए कहा, यो चांद कितना खूबसूरत से ना चंदा, आप मने अट्ठे यो बताने के लिए लेकर आए हो। चंदा मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर श्रेष्ठ उसकी गोद से उठकर सीधा बैठ और मुंह भी मुंह बनाते हुए बोला, तू आज गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मने आपकी वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आप ऐसे शादी करके किस तरिया वा छोरी को छोड़ सकते हो? चंदा मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मने वा की जरूरत कोनी से। यो बहाना अच्छा से। कई आप सब मर्द एक औरत को सिर्फ जरूरत के लिए प्यार करते हो, जरूरत के लिए ही वा को अपनी जिंदगी में लाते हो। कई आप हमारे साथ भी जरूरत के लिए ही हो। हाँ, जरूरत के लिए ही तो हो। आपको अपने दुश्मनों की खबर महारे से जो मिल जावे से। चंदा उस पर बिगड़ते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मने लगा था कि मैं तू महारी लुगाई के बारे में जानकर ते थोड़ी जलन करेगी, पर अट्ठे तो मामला उल्टा हुआ से। मने वा से क्यों जलन होगी? आप महारे इकलौते दोस्त हो। इस दुनिया में आपके अलावा महारा कोई नहीं से, इसीलिए आपको ऐसे अकेला नहीं देख सकती। पूरी दुनिया के सामने आप महारे से रिश्ता रखने का दावा करते हो, जे का कारण भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चंदा मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ उसकी गाल पर हाथ रखकर उससे सवाल करते हुए बोला, अच्छा तो बताओ, कई कारण से मैं थारे से रिश्ता रखने का दावा क्यों करता सू? क्योंकि आपको लगता से कि मैं अकेली यो भेड़ियों के झुंड में बकरी की तरह ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगी। कोई ना कोई मने जबरदस्ती अपना बना ही लगा। चंदा थोड़ा गुस्से में बोली। जिस पर श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, तो किसी की जबरदस्ती का शिकार तने बनना ही क्यों से? मैं तने रज्जों से आजाद करवाकर एक अच्छी जिंदगी दे सकता सू। आपको पता से ना मैं किसी का इंतजार कर रही सू। चंदा मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ थोड़ा हंसते हुए बोला, तो मैं कौन सा थारे से शादी करने वाला सू? तू महारे लिए दोस्त से और दोस्त की तरह ही रहोगी, चाहे पूरी दुनिया तने महारी रखेल ही समझती से। पर यो बात भगवान को, तने और मने पता से कि हम दोनों के बीच में ऐसो रिश्ता कदी बना ही कोनी जो समाज को हमने दिखा रखा से। पूरी दुनिया के सामने आपने महारी वजह से अपनी छवि खराब कर रखी से। सब लोग यही समझते हैं कि मने आप पर जादू चला रखा से। चंदा खुद को कोस रही थी, जिसे देख श्रेष्ठ थोड़ा गुस्से में बोला, तू फिर से दुनिया की बातों को लेकर बैठ गई। महारे दिमाग में ऐसो कुछ कोनी से। मैं थारे इंतजार तक थारे साथ खड़ा सू। कब तक खड़े रहोगे? पता नहीं महारा इंतजार कभी खत्म भी होगा या नहीं। वो मने रज्जों से छुड़वाने कभी आएंगे भी या नहीं। कब तक मैं ऐसे ही पिंजरे में कैद रहूंगी? महारा भी दिल करे से कि मैं आजाद पंछियों की तरह, दूसरी आम औरतों की तरह अपने भरतार के साथ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों मैं यो सब कुछ नहीं देख सकती? कहीं महारी जिंदगी में यो कभी कोनी हो सकता? चंदा बोलते बोलते उदास हो गई। श्रेष्ठ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली यो को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, चंदा जहर से भी जहरीला ये इश्क से, जिसको मने भी पिया से और तने भी पिया से। तुझे जहर का इलाज करने के लिए अपने प्यार का इंतजार कर रही से, और थारे पास उम्मीद से कि वो कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन महारे पास कोई उम्मीद कोनी से, मने बेरा से कि वाह कदी भी नहीं आएगी। उसके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने चंदा का हाथ छोड़कर खुद को उस रेत पर लेटा दिया। वाह कदी भी नहीं आएगी चंदा, वाह कदी भी नहीं आएगी, कहते हुए उसकी आवाज में दर्द था, जिसे देखकर चंदा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने श्रेष्ठ की बगल में लेटते हुए कहा, वह आ चुकी से ठाकुर सा, आपको बस उसको पहचाना से, आपकी लुगाई उसी का रूप से। आप वाह के अंदर अपना प्यार ढूंढो। एक बार कमजोरी पाली थी मने, इब फिर से कोनी पालनी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जरूरत खत्म होते ही वाह छोरी को छोड़ दूंगा। मने वाह से प्यार नहीं करना, मने वाह का चेहरा नहीं देखना, मने वाह बिल्कुल भी नहीं पसंद। श्रेष्ठ बेफिक्री से बोल रहा था। उसकी बात सुनकर चंदा ने मन में खुद से कहा, पर मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो पसंद आ जाए। आप वाह से प्यार करो।
दूसरी तरफ गौरव महल, रात हो चुकी थी। कस्तूरी पूरा दिन अपने कमरे में ही रही, क्योंकि किचन में उसको जाने की इजाजत नहीं थी और संकल्प की देखभाल में उसको कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया। वो सारा दिन उसके साथ खेलता रहा। खाना भी दोनों ने एक साथ कमरे में ही खाया। दोनों की काफी अच्छी जम गई थी। पूरा दिन संकल्प की देखभाल में निकालने के बाद कस्तूरी इतना थक चुकी थी, वो उसके साथ कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद सभी औरतों की तरह कुसुम भी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन जाने से पहले उसको कस्तूरी से निरंजन को लेकर बात करनी थी, इसलिए उसके कमरे के बाहर आई तो उन दोनों को देखकर मन में खुद से बोली, ये तो सो रही है, इस बेचारी को ऐसे उठाना सही नहीं होगा, कल सुबह इससे बात करूंगी, अभी के लिए रहने देती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर उसके कमरे में निरंजन लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके लैपटॉप में इस वक्त लड़कियों की तस्वीर स्लाइड हो रही थी, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। कुसुम ने अंदर जाकर जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद किया तो निरंजन मून में उसको खोजते हुए बोला, सपना था गुलाब का फूल हासिल करने का और मिल गया ये कांटा, जो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। कुसुम उसके पास आई तो निरंजन ने उसको देखते हुए कहा, देख क्या रही हो, पैर दबाओ। कुसुम ने कुछ नहीं कहा और उसके पैरों के पास बैठकर पैर दबाने लगी, जिसे देखकर निरंजन उस पर बिगड़ते हुए बोला, एक छोरा तो पैदा करके दे नहीं पाई और अब मेरी सेवा करने में भी तुम्हारे हाथ दर्द करते हैं, अच्छी तरह से दबाओ। कुसुम उसके पैर दबाने के लिए पूरी जी जान लगाने लगी और ऐसा करते हुए उसने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, ठाकुर सा हमें आपसे देवरानी सा के बारे में बात करनी थी। निरंजन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, क्या बात करनी है? वो बहुत ही छोटी है और उसे श्रेष्ठ के लिए छोड़ दीजिए, कुसुम एक सांस में बोली देती है। जिसे सुनते ही निरंजन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यह बात बोलने की? खुद तो किसी काम की हो नहीं और बोल रही हो कि मैं दूसरों से भी दूर रहूं। कुसुम को दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें नम थी और गर्दन झुकी हुई थी। उसकी गर्दन पर निरंजन की पकड़ सख्त होती जा रही थी। निरंजन अपने दांत पीसते हुए बोला, उसका पति तो उसको प्यार देगा नहीं, घर की मुर्गी तो उसके लिए दाल बराबर है, इससे तो अच्छा है ना कि मैं मुर्गी खा लूं। उसकी बात सुनकर कुसुम की आंखों से आंसू झलक गई। उसने निरंजन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देवरा सा की नई नई शादी हुई है और कस्तूरी को अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ, प्लीज आप उस बेचारी पर अपनी गंदी नजर मत डालिए। गंदी नजर तो उसके पति ने मेरी जिंदगी और मेरे मकसद पर डाली है। घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। जैसलमेर की राजगद्दी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल किसे रही है उसको, क्योंकि वो एक बच्चे का बाप है। ऊपर से अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, एक अच्छे खासे परिवार का मालिक, और मेरे पास क्या है? तुम्हारे जैसी बदसूरत औरत और एक लड़की जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने रोते हुए कहा, आपकी ही बेटी है, आखिर कब तक आप उसको उसके नानी के पास छोड़कर उससे पीछा छुड़ा लेंगे? हमें वो बच्ची नहीं, एक बेटा चाहिए, जो तुम हमें नहीं दे रही। इस बार फिर से अगर तुम्हारे पेट में लड़की हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ के घर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने मन में खुद से कहा, हे कान्हा जी, आपको हम पर दया नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बेचारी कस्तूरी पर तो दया दिखाइए। देवर सा को गलत रास्ते पर चलने से रोकिए, उनके दिल में उनकी पत्नी के लिए प्यार जगाए, न कि उस नाचने वाली चंदा के लिए।